हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका #सक्सेस विद दीपक में। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज का जो शुरुआत है वो एक नई शुरुआत है। नई शुरुआत इसलिए क्योंकि पूरे यूट्यूब पर हिंदी एडिटोरियल का एनालिसिस बहुत ही कम चैनल करते हैं। एक दो गिने चुने चैनल हैं वो करते हैं, लेकिन मैं यह अपेक्षा करता हूँ कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से संपादकीय विश्लेषण के एक नए स्तर तक जाएंगे। ये जरूरी हो जाता है क्योंकि सिविल सर्विसेज में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको कम से कम अपनी भाषा पर पकड़, अपनी वैचारिक अभिव्यक्ति पर पकड़ हिंदी माध्यम से अगर कर रहे हैं तो हिंदी माध्यम में होना चाहिए। ये जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आपका विकास, बौद्धिक विकास की बात कर रहा हूं मैं, वो सतत रूप से तब हो पाएगा जब आप किसी ऐसी वैचारिक अभिव्यक्ति के साथ मिलेंगे या जुड़ेंगे जो आपसे ज्यादा प्रबल है। इसी संदर्भ में हम लोग जनसत्ता और दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का महत्वपूर्ण एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे और यह एडिटोरियल एनालिसिस धीरे धीरे सतत रूप से जैसे जैसे आगे बढ़ते चला जाएगा, नए क्वालिटी के साथ आपके सामने प्रेजेंट होते चला जाएगा। आज एक शुरुआत है और शुरुआत में कुछ कमियां हो सकता है और क्या कमी है वो नीचे जरूर बताइएगा। ऐसे मैंने प्रयास किया है कि आपको ओवरऑल एक अच्छा एनालिसिस उपलब्ध करा सकूं। आपको पता है मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई और नहीं होता है, क्योंकि वहाँ जो कुछ बोया जाता है वो बढ़ता जरूर है, चाहे वो विचार हो, चाहे वो नफरत हो, चाहे वो प्यार हो। मैं इसी विश्वास के साथ इस एडिटोरियल एनालिसिस को शुरू कर रहा हूँ कि आपके मानसिक विकास में एक छोटा सा प्रयास मैं कर सकूं। तो आज हम लोग जो एडिटोरियल देखने वाले हैं वो होगा अपनी शर्तों पर तालिबान से संपर्क बढ़ाए भारत, यानी इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ता है यह टॉपिक और करंट अफेयर्स का इशू तो है ही। उसके साथ साथ हम लोग प्रदूषित होती नदियों के बारे में देखेंगे, करंट अफेयर का टॉपिक है। इसके साथ साथ साइंस एंड टेक में भी इसकी भूमिका है। तो इन दोनों ही पहलुओं में यह महत्वपूर्ण है और आजकल ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि पर्यावरण से कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए इन दोनों एडिटोरियल को पार्ट बाय पार्ट हम लोग देखते हैं। पहला जो एडिटोरियल है वो है प्रदूषित होती नदियाँ। जनसत्ता का यह एडिटोरियल है, बहुत ही विशिष्ट है क्योंकि आपको प्रदूषण से संबंधित बहुत सारे आर्टिकल तो मिलेंगे, लेकिन आपको पुस्तकों में प्रदूषण से संबंधित इतना विश्लेषित भाव नहीं मिलेगा। क्या कहना चाह रहा है एडिटोरियल और इसमें क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन सब को नोट डाउन भी आप करते जा सकते हैं। नहीं तो मैं इस एडिटोरियल का PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। नहीं तो आप टेलीग्राम जाके सर्च कर सकते हैं न्यूज पेपर एंड करेंट अफेयर। मेरा फोटो लगा हुआ ब्लू कलर का आ जाएगा, आप उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये वहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका PDF। ठीक है, चलिए उसको समझते हैं। सिर्फ समझते नहीं है बल्कि ओवरऑल जानकारी लेते हैं क्योंकि प्रदूषण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस बात को समझिएगा और देखिएगा कि भाषा का लेवल क्या है। और आपको अगर लिखना है, मेंस आंसर राइटिंग करना है, तो इस भाषा की उत्कृष्टता के साथ अगर आप बढ़ेंगे तो आपका लेखन शैली लाजवाब कहलाएगा। खैर, कहता भारतीय संस्कृति में आदिकाल से ही नदियों का विशेष महत्व रहा है। क्यों महत्व रहा है आपको पता होगा। सभ्यताओं के निर्माण में जल का बड़ा योगदान है, नदियों का बड़ा योगदान है। चाहे वो आप सिंधु सभ्यता को देख लें या आप मेसोपोटामिया की सभ्यता को देख लें, सारे में का विकास नदियों के किनारे हुआ है। तो आदिकाल से ही नदियां विशेष महत्व तो रखती हैं। कहा जा रहा है यूं तो सभ्यता के विकास में नदियों का अप्रतिम योगदान रहा। अब देखिए, अप्रतिम जैसा शब्द जो है आपको सामान्यतः अपने भाषा शैली में देखने को नहीं मिलेगा। आप इस शब्द को अगर चुरा लेते हैं यहाँ से और अपने नोट डायरी में नोट कर लेते हैं, कॉपी में नोट कर लेते हैं और उसे अपने जीवन में अगर प्रयोग करते हैं, बहुप्रयोग करते हैं, तो ये आपका हिस्सा बन जाएगा और ऐसे ऐसे शब्द का भंडार आपके पास हो तो मेंस आंसर राइटिंग करना बहुत आसान हो जाता है। खैर, कहा जा रहा है कि भारतीय संस्कृति में वैसे भी नदियों को किसके समक्ष रखा है, तो देवी देवताओं के समक्ष रखा है। गंगा मैया कहते हैं हम लोग। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम मानते हैं कि वो हमें सींचने का काम करती है, आगे बढ़ाने का काम करती है। इसी संदर्भ में कहा जा रहा है मानव सभ्यता का विकास भी नदियों के किनारे ही हुआ है। कालांतर में भी पानी की सहज उपलब्धता के कारण ही नदियों के किनारे बसी बस्तियों की बनावट घनी होती थी। क्यों घनी होती थी? क्योंकि जल की उपलब्धता थी, सिंचाई सुविधा मिल जाता था, कृषि हो जाता था और परिवहन व्यवस्था दे देता था, आने जाने में दुविधा नहीं होता था। तो नदियां एक बड़ा रोल अदा करती थी जीवन को संचालित करने में। यहाँ पर एक तथ्य दिया हुआ है, कहता है पृथ्वी की मौजूद समस्त जल स्रोतों में 97% यानी 97% हिस्सा खारे पानी का है। इसको इस फिगर के माध्यम से मैं समझाना चाहूँगा आपको। इस फिगर को देखिएगा।
आप देखते होंगे बैकग्राउंड ऑन अर्थ्स वाटर सप्लाई कैसे है, तो सी वाटर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है, 97% है। यानी खारे पानी की उपलब्धता हमारे यहाँ ज़्यादा है। शुद्ध पानी या पीने का पानी की उपलब्धता हमारे यहाँ मात्र 3% है, और 3% में आप देख रहे होंगे रिवर और लेक और ग्राउंड वाटर में 1% है, बाकी सारा ग्लेशियर के रूप में जमा है 2%। और जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलता है तो वैसे वैसे देखिएगा 12मासी जो नदियां हैं, जो साल भर नदियां बहती हैं, वो ग्लेशियरों के प्रभाव में ही बहती हैं। जैसे गंगा नदी का उदाहरण आप देख सकते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे कि जल स्रोत जो है वो खारे पानी का ज़्यादा है, मीठे पानी का कम है। ऐसे में पानी जो मीठा पानी है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है। चलिए अब आते हैं एडिटोरियल पे अपने। चलिए अब आगे समझते हैं। कह रहा है इसमें कि धरती की आबादी का बड़ा हिस्सा पानी, पीने के पानी की उपलब्धता के लिए नदियों पर निर्भर रहते हैं लोग। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही नदियों के प्रवाह की शुचिता को बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। देखिए, मनुष्य स्वार्थी है लेकिन सृजनशील भी है, लेकिन वह दूसरे के उपकार को मानता भी है। मनुष्य को पता है, शुरू से ही पता है कि नदियां उसके जीवन के लिए जरूरी है। अगर जीवन के लिए जरूरी है तो इसको सहेजना भी जरूरी है। सहेजने के लिए जरूरी है कि हम इसको विशेष महत्ता दें, इसको ऐसा कुछ बना दें जिससे लोगों की श्रद्धा इसके प्रति हमेशा बनी रहे। और इसी के संदर्भ में नदियों या प्राकृतिक चीजों के प्रति मनुष्य का जो व्यवहार रहा है ना, हमेशा आदर भरा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे विकास में जिनका योगदान है उनको हम पूज्य माने, और इसी कारण से आप देखते होंगे कई सारे पेड़ पौधे या फिर ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। विश्वास कितना प्रबल है, और इसको बनाए रखने के लिए कहा गया है, क्या कोई विश्वास करेगा कि ज्योतिषी की एक सामान्य मान्यता के अनुसार नदियों के पानी में गंदगी डालने वाले व्यक्ति को मातृ ऋण का श्राप मिलता है? क्या आपको ऐसा पता था आज तक? ये मातृ ऋण का श्राप इतना भयानक माना जाता है कि इससे व्यक्ति उबर नहीं सकता है, लेकिन हम गंदगी फैला रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको रोकने वाला, कहने वाला कोई नहीं है। कहता नदियों का पानी इतना प्रदूषित हो गया कि उनका पानी पीने लायक भी नहीं बचा है, नहाने लायक भी नहीं बचा, देखने लायक भी नहीं बचा है। इसको इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। यमुना नदी में यह झाग यह बताने के लिए काफी है कि नदियों की दुर्दशा क्या है। उसके बीच में श्रद्धा का एक भाव लिए व्यक्ति खड़ा है और पूजा अर्चना कर रहा है। तो नदियों की महत्ता हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। कहता है इस स्थिति के मूल 2 अतिवादी कारण है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक, अत्यधिक तार्किक हो जाने की जिद कि हम अपने परंपरा को नहीं मानेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हर चीज के पीछे अगर सवाल करिएगा, लॉजिक लगाइएगा तो हर चीज का सवाल का जवाब नहीं मिलता है। लेकिन जहां जवाब नहीं मिलता है और आप अपने मन से करने लगते हैं तो ऐसी विभत्स स्थिति का सामना करना पड़ता है। अब नदियों की पूजा क्यों करें, पौधों की पूजा क्यों करें, इसका जवाब आपको नहीं मिल पाएगा, हर बार नहीं मिल पाएगा। वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध हो जाता है कि हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन मनुष्य इतना ज्यादा सृजनशील है, इतना ज्यादा स्वार्थी है, इतना ज्यादा परोपकार को मानने वाला है कि ये जो द्वंद्व है ना तीनों का, वो व्यक्ति को ना प्रदूषित कर रहा है। और यह प्रदूषित व्यक्ति ही नदियों को प्रदूषित करने में लगा हुआ है, गंदगी फैलाने में लगा हुआ है, क्योंकि मानसिक रूप से वह यह समझता है कि जो वह कर रहा है वो गलत है। तो प्रदूषण भी तो यही है, अवांछित तत्वों का समावेशन, चाहे वो वायुमंडल में हो, चाहे वो जल में हो, चाहे आपके मस्तिष्क में हो, है ना। कहते हैं कि पहले नदियों से जब पार करते थे तो उसमें कुछ सिक्के डाल देते थे, ये मान्यता था। अरे इसको हम सही मानते थे। क्यों? क्योंकि पहले के जो सिक्के बनते थे तांबे और चांदी के बनते थे, और अब पता है पानी के लिए तांबा और चांदी एक लाभकारक तत्व है, और ये तत्व पानी को शुद्ध करने का भी काम करता है। लेकिन आजकल के जो सिक्के बनते हैं वो लोहा के बनता है, स्टील का बनता है, और वो पानी के लिए नकारात्मक है, लेकिन हम उसको डालने में लगे हुए हैं। अब ये पानी के लिए कितना नकारात्मक है ये आप सोच सकते हैं। कहा जा रहा है कोरोना काल में आज जले या बिना जले हजारों शव नदी में बहा दिए गए। कल्पना कीजिए उससे नदियों का क्या असर हुआ होगा। एक बार एक छोटा सा जानवर आपके सामने मारकर फेंक दिया जाए और छोड़ दिया जाए तो सड़ने के बाद क्या आप रहने लायक जगह बना पाएंगे? अपना नहीं बना पाएंगे, आप वहां से हट जाएंगे। फिर नदियों के बारे में सोचिए,
नदियाँ तो सजीव है, चलती रहती हैं, फिरती रहती हैं, वो मनुष्य के लिए काम करती हैं, लेकिन मनुष्य ही है जो उनको बर्बाद करने का, उनको गंदा करने का काम कर रहा है। नदियों का प्रदूषण हमारी मानसिक प्रदूषण से मेल खाता है, और जितना हमारा मन प्रदूषित होगा उतना ही नदियाँ प्रदूषित होगी। यह बताने का आवश्यकता नजर नहीं आता है मुझे, क्योंकि सारी चीज़ें आपके सामने हैं। कहा जाता है कुछ समय पहले विज्ञान और पर्यावरण केंद्र के एक सर्वेक्षण में पता चला कि भारत की अधिकांश नदियों में सीसा, कैडमियम, आर्सेनिक, निकल, क्रोमियम, लोहे और तांबे की मात्रा खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है। ये मैं अपने प्रदेश यानी बिहार के संदर्भ में भी बात कर सकता हूं। बिहार के कई सारे जिले आर्सेनिक से, निकल से, लोहे से प्रभावित हैं और कई सारी बीमारियों का कारण भी हैं। कहा जाता है कि इस सर्वेक्षण में 117 नदियों और सहायक नदियों में फैले 4 निगरानी केंद्रों के लिए नमूने लिए गए, और इन नमूने से जो पता चला वो बहुत ही ज़्यादा आपको व्यथित करेगा। कहता है इस प्रदूषण के लिए खनन, कबाड़ उद्योग, धातु संबंधी विविध उद्योगों द्वारा परिवेश में मुक्त की गई जहरीली धातुओं तो जिम्मेदार हैं ही, हमारी आधुनिक जीवन शैली भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है। आज हम देखिए ना, रासायनिक मटेरियल का प्रयोग कितना ज़्यादा कर रहे हैं, चाहे वो साबुन के रूप में करें, सरफ के रूप में करें, चाहे क्रीम के रूप में करें, लोशन के रूप में करें, और ये अंततः कहाँ मिलती है? नदियों में जाकर मिल जाती है। कहता है गंगा जैसी नदी करीब 2500 किलोमीटर अपने कुल बहाव क्षेत्र की शुरुआत में ही प्रदूषण का सामना करती है, जब ये उत्तराखंड से निकलती है। कहता है उत्तराखंड के 450 किलोमीटर के प्रवाह में ही 1 दर्जन से अधिक नाले 45 करोड़ घन लीटर से अधिक गंदा पानी गंगा नदी में डाल देते हैं। अब ये बात सोचिए, उत्तराखंड में ये हालत है तो बिहार आते आते नदियाँ का तो जीवन मरणशील ही हो जाता होगा। और इस मरणशील नदी को हम लोग पटना जैसे घाटों पर देखते हैं। खैर, कहता है कि बिहार उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या होगा बताने की जरूरत नहीं है। गंगा को दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित 10 नदियों में एक पाया गया है। एक अन्य अध्ययन में यह भी पाया गया है कि दुनिया की जो नदियां समुद्र तक सर्वाधिक कचरा ले जाती हैं उनमें गंगा भी एक है। अब समझ लीजिए गंगा का स्थिति हम लोग कैसा कर दिए हैं। ये तब की बात हो रही है जब नमामि गंगे जैसा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। गंगा को शुद्ध करने के लिए 1985 के बाद लगातार प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं ताकि गंगा को प्रदूषण रहित बनाया जा सके, लेकिन गंगा अभी भी प्रदूषण का बहुत बड़ा स्रोत बनकर उभरा है। गंगा से प्रदूषण का स्रोत नहीं है, बल्कि उसकी सहायक नदियां भी उतना ही ज़्यादा प्रदूषण फैलाने में काम आती हैं। जैसे यमुना का उदाहरण लें, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। यमुना में उठने वाले सफ़ेद जहाज उसके प्रदूषण की कहानी कहते हैं। कभी झारखंड की जीवन रेखा मानी जाने वाली दामोदर नदी पानी आज इतना प्रदूषित हो गया है कि स्वयं पर्यावरण विभाग वहाँ का झारखंड का उसका पानी कई स्थानों पर पीने योग्य नहीं है, ऐसा बात कह चुका है। यही हालत स्वर्ण रेखा नदी के बारे में बोला जा सकता है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट बताती है कि अमरकंटक में ही नर्मदा सबसे ज्यादा मैली है, यानी जहां से निकलती है वहां ही नर्मदा का हाल सबसे ज्यादा बुरा है। तो आप और हम यहाँ आते आते क्या स्थितियां होता होगा बताने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे रिपोर्ट अगर आप कोट करते हैं अपने आंसर में तो यह समझ लीजिए कि आप प्रमाण दे रहे हैं, और प्रमाण देने के बाद एग्जामिनर नंबर देने को मजबूर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है दरअसल पवित्र नदियों के तट पर होने वाले कुछ समारोहों और अनुष्ठानों में ने भी पानी की पवित्रता के साथ कम खिलवाड़ नहीं किया है। मुझे याद है यमुना नदी के किनारे श्री 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 हैं, उनका एक बड़ा आयोजन हुआ और उसके कारण यमुना नदी का जो जैव विविधता वो तो नष्ट हुआ ही, बहुत सारा कचरा उस एरिया में फैला दिया गया। हालांकि एनजीटी ने उस पर संज्ञान लिया और बातें हुई, लेकिन वो सारी बातें सेकेंडरी है। लेकिन जो प्रदूषण हो गया उसका क्या करना है। कहा जाता है दुनिया के सभी महाद्वीपों के 104 देशों की 258 नदियों पर एक शोध की बात सामने आई है। इस शोध में क्या कहा गया पता है आपको? दुनिया के 100 से ज़्यादा वैज्ञानिक इसमें शामिल थे और आश्चर्य की बात है कि नदियों के पानी में मिर्गी रोधी दवा, कार्बमेंजापाइन, डायबिटीज की दवा मेटफॉर्माइन, कैफीन सहित विविध दवाओं के तत्व खतरनाक मात्रा में इसमें मौजूद है। ये बताने के लिए जरूर है कि अगर आप इस तरह के पानी का सेवन करते हैं यानी पीते हैं या इसका उपयोग नहाने वहाने में करते हैं तो आप में ये सारे तत्व शामिल हो जाएंगे और इन बीमारियों का आपका शरीर घर बन जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कहा जा रहा है ये तत्व नदियों में मानव शिष्ट के साथ बिना उपचारित सीवरेज के साथ
नदी किनारे जमा किए गए कचरे के साथ और दवा बनाने वाले कंपनियों के बिना उपचार किए पानी का नदियों में छोड़ने के कारण होता है। 19% स्थानों पर शोधकर्ता ने नदी जल में जैव प्रतिरोधी की उपस्थिति खतरनाक स्तर पर पाई है और इससे जैव प्रतिरोधियों के कारण न सिर्फ वनस्पतियों का बल्कि जीव जंतुओं का भी बड़ा वर्ग प्रभावित होगा। कहा जा रहा है भारत के नमूनों में कैफीन, निकोटीन, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी डायबिटिक, एंटी एलर्जिक दवाइयाँ मिली हैं और नदियों के दवाइयों के कारण बढ़ रहा प्रदूषण भी संवेदनशील लोगों को डराने लगा है, प्रभावित करने लगा है, कई बीमारियों का कारण बना है। कुछ और बातें हैं जो इसमें आपको समझना होगा और वो ये है कि आप देख रहे होंगे एक रिपोर्ट है, कहता है कॉपर 17 जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों पर प्रदूषण की मात्रा के बारे में बात किया गया है। अब प्रदूषण का स्रोत इन सारे राज्यों में बहुत व्यापक स्तर पर है। आयरन की मात्रा तो पूरे भारत में आप देख रहे होंगे, दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक, पूर्वोत्तर भारत तक बहुत बड़े स्तर पर दिखाई देता है। लेड भी देख रहे होंगे बिहार या फिर दिल्ली, हरियाणा जैसे राज्यों में देखने को मिला है। निकेल भी पूरे भारत स्तर पर दिखाई देता है। ये स्थितियां बहुत ज़्यादा विभत्स हैं और ये आपको प्रभावित करती हैं, आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। बिहार सरकार का यह छोटा सा नियंत्रण उपाय जो जल प्रदूषण को रोक सकता है, जैसे बोला जा रहा है रसायनों का प्रयोग ना करें, घरेलू अपशिष्ट पदार्थों को जल स्रोतों में ना बहाएं, प्रदूषक कारक पदार्थ जलाशयों में प्रवाहित ना करें, समय समय पर जल स्रोतों की सफाई में योगदान दें और जल प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन करें। तो ये अगर कदम उठाए जाते हैं तो हम एक अच्छे फ्यूचर की बात कर सकते हैं। कहा जा रहा है अलग अलग राज्यों में सबसे प्रदूषित प्रवाहों की संख्या की बात